इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया मेहनत भरी, नीरस और कई बार उबाऊ भी होती है। दौलतमंद बनना, प्रभावशाली बनना और अपने क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनना धीमा व कष्टकारी काम है। इस चैनल पे लाए गए कंटेंट को अपने जीवन के परिदृश्य में उतारने से सकारात्मक बदलाव लगभग तुरंत ही दिखने लगेंगे। लेकिन यदि आप मेहनत, अनुशासन और समर्पण को पसंद नहीं करते तो मेरी सलाह है कि अपने मोबाइल, टीवी तथा टिकटॉक वीडियो की ओर दोबारा से लौट जाएं और अगले विज्ञापन या वेबिनार के सारे सफलता हासिल करने की कोशिश करें। जो रातों रात सफलता दिलाने का वादा तो करते हैं, बशर्ते आपके क्रेडिट कार्ड में पर्याप्त बैलेंस हो। धन्यवाद। कभी कभी ना अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि यार आज से सारी बुरी आदतें खत्म कर देंगे। आज से हम सुबह जल्दी उठेंगे, जिम जाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे और अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करेंगे। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब कुछ करने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि यार कितनी सारी चीज़ें करनी है, तो ऐसा करते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, और फिर वो दिन कभी आता ही नहीं है। एक्चुअल में हम सब की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे गोल्स, हमारा एटीट्यूड या फिर हम खुद भी नहीं हैं। प्रॉब्लम्स है हमारी अप्रोच। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि एक दिन हम बस सुबह उठेंगे और चुटकी बजाए ही सब कुछ बदल जाएगा। एक तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, पर मानो अगर कभी ये हो गया तो आप इस चेंज को कभी अपना नहीं पाओगे। आज मैं जो बुक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक ऐसी बुक है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। और वो रास्ता है एक प्लान बना के धीरे धीरे अपने बुरी हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स में बदलने का, और एक लंबे टाइम तक ऐसा करके खुद की लिमिट्स को पुश करने का। आज की बुक है द कंपाउंड इफेक्ट, which is written by Darren Hardy and narrated to you by Aesthetic Narrator. Ultimately, compound effect क्या है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मान लो ये ऑडियो सुनने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप अभी 10 लाख रुपीस ले लो, और दूसरा ऑप्शन ये कि आज मैं आपको 1 रुपए दूंगी, लेकिन अगले 1 मंथ तक मीन्स नेक्स्ट 30 डेज तक हर दिन पिछले दिन का डबल अमाउंट आपको पे करूंगी। जैसे कि आज 1 रुपए, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए, एंड ऐसे ही नेक्स्ट 30 डेज तक। अब आप 2 सेकेंड वीडियो पॉज कीजिए एंड आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो हमें नीचे कमेंट करके अभी बताइए। अब जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं ना, उन्होंने डेफिनेटली ऑप्शन ए को चूज किया होगा, क्योंकि एक वीडियो देखने का 10 लाख, और वो भी अभी के अभी। कौन पागल 1-2 रुपए के पीछे भागेगा? लेकिन एक बार देखते हैं कि जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया था उन्हें कितने पैसे मिलने वाले हैं आफ्टर 30 डेज। फर्स्ट डे उन्हें मिलेगा 1 रुपी। 10 डेज के बाद उन्हें मिले होंगे 1024 रुपीस। 15 डेज के बाद उन्हें मिलेंगे 32,768 रुपीस। और पहला ऑप्शन चूज करने वाले आप तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन बस 5th डे बाद मीन्स 20 दिनों बाद दूसरा ऑप्शन चूज करने वालों को मिलेंगे 10,48,576 रुपीस। एंड फाइनली 30 डेज वेट करने के बाद 30th डे का टोटल अमाउंट हो जाता है 1,07,37,41,824 रुपीस। एंड अब फर्स्ट ऑप्शन चूज करने वाले को फील हो रहा होगा कि शिट यार, ऑप्शन बी तो बेटर निकला। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे अप्रोच की है। आज के डेट में सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। फास्ट मनी, फास्ट वेट लॉस, जो भी हो इमीडिएटली होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा कि लॉन्ग टर्म चेंजेस ही हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होते हैं, तो आपका ये माइंडसेट ज़रूर चेंज हो जाएगा। अब देखिए, आज की डेट में लोग फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसे कुक करने में भी टाइम कम लगता है एंड वो बहुत यमी भी लगता है।
कुछ लोग 1 वीक में 10 kgs वेट लूज करना चाहते हैं और उसका प्लान ढूंढते हैं, और कुछ लोगों को अगर जॉब में प्रमोशन ना मिले तो वो परेशान हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि जितनी जल्दी हम अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उतने ही खतरनाक उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अगर 1 वीक में 10 kgs वेट लूज करने जैसा गोल आपने बना लिया हो, तो ऐसा ना कर पाने पर आप अपसेट भी हो जाएंगे। ये सोचने लगेंगे कि छोड़ो यार, अपने बस की नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। वैसे भी हम ये कर भी नहीं सकते। ऐसे में आपको चाहिए कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, क्योंकि डेली स्मॉल एंड पॉजिटिव एक्शंस ही हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट बन जाता है। पॉइंट ये है ना कि सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचें कि 2 घंटे इंटरनेट पर काम करके आप साल भर के लाखों रुपए कमा सकते हैं, या फिर 1 वीक जिम जाकर 20 kgs वजन कम कर सकते हैं, तो आप सच में सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी गलत स्कीम में फौरन पैसे कमा लें। कोई गलत मेडिसिन का यूज़ करके आप अपना वेट टेम्पररीली लूज भी कर लें, लेकिन यकीन मानिए ये तरीका लॉन्ग टर्म तक के लिए कारगर नहीं होगा। इससे आपको कुछ सक्सेस तो नहीं, लेकिन हाँ, बाद में पछतावा ज़रूर होगा। देखा जाए तो कंपाउंड इफेक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बल्कि ये इतना इजी एंड प्रूवन फॉर्मूला है जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर डैरेन हार्डी कहते हैं कि सक्सेस पाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है, और कभी कभी कड़ी मेहनत करना भी बोरिंग सा लगने लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि इस बुक के जरिए आप सक्सेस के सारे मंत्र सीख जाएंगे, एंड इन्हें यूज करके अपनी डेली लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जॉब कर रहे हो, आर्टिस्ट हो, स्पोर्ट्समैन या फिर कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां होती है, लेकिन हम उन बुराइयों से अनजान रहते हैं। ये बुक या आज की हमारी ये ऑडियो बुक हमारे अंदर छुपी उन बुराइयों से हमारी मुलाकात करवाएंगी, और साथ ही साथ उन बुराइयों पर कैसे काबू करें उसका तरीका भी बताएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने लाइफ में बहुत ही निराश एंड डीमोटिवेटेड होते हैं। ऐसा लगने लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, या खुद को हम फेलियर घोषित करने लगते हैं। हालांकि ऐसा महसूस करना कोई गलत बात नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो भी इस दौर से जरूर गुजरे हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन सक्सेसफुल लोगों के पास आई, जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर वो इतने ज्यादा बेटर तरीके से सक्सेसफुल हुए। ये बुक उन्हीं सीक्रेट्स एंड प्रिंसिपल्स को उजागर करेगी, और साथ ही साथ इस बुक के ज़रिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लगेंगे एंड अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, फेल होने वाले लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें मालूम नहीं है कि वो आखिर अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि गोल्स, टारगेट्स सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही तरीके से और सही प्रिंसिपल्स के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम नहीं कर पाते हैं। 18 इयर्स की एज में अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले एंड दुनिया भर में लाखों लोगों को मेंटोर करने वाले हमारे राइटर डैरेन हार्डी ने अपनी लिखी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में 6 सिंपल एंड इजी प्रिंसिपल शेयर किए हैं, जिन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करके आप अपनी किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं। एंड ये 6 प्रिंसिपल्स आपको हमारे आगे के चैप्टर्स में पता चलेगी। सो आई होप कि आज की ये बुक आपको पसंद आए, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं चैप्टर 1। दिस इज एस्थेटिक नरेटर एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट।
चैप्टर 1 द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। कंपाउंड इफेक्ट के कार्यविधि। आई होप कि आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपने हेयर एंड टॉर्टॉइस, कछुए और खरगोश की कहानी भी जरूर सुनी होगी। सो ऑथर यहाँ खुद को एक टॉर्टॉइस के प्लेस से रिलेट करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि चाहे कोई भी चैलेंज या कंपटीशन क्यों ना हो, बट वो हर किसी सिचुएशन में विनर होंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे सुपीरियर है या सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट या तेज हैं, बट वो अपनी सकारात्मक आदतों, दैट इज पॉजिटिव हैबिट्स की वजह से, जिनका यूज वो रेगुलरली विदाउट फेल एंड हर टाइम करते हैं, वो कंटिन्यूटी, दैट इज निरंतरता में जितना बिलीव करते हैं उतना शायद ही इस पूरी दुनिया में कोई और करता होगा। उनके अकॉर्डिंग ये सक्सेस का अल्टीमेट की है और ये अनसक्सेसफुल लोगों की एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग कंटिन्यूटी को कायम रखने का तरीका नहीं जानते हैं। एंड वो बताते हैं कि उनके फादर ने ही उन्हें द कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स के मैजिकल पावर्स को एक्सप्लेन किया एंड वो ही ऑथर के कोच थे। वो अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ चेंजिंग इंसिडेंसेस शेयर करते हुए कहते हैं कि जब वो 18 मंथ्स के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनके पापा ने ही उन्हें अकेले पाला। वे भूतपूर्व यूनिवर्सिटी फुटबॉल कोच थे और उन्होंने हार्डी की मानसिकता उपलब्धि पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। उन्होंने गैरेज की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में नो पेन नो गेन लिख रखा था। एक्सरसाइज करते टाइम, वेट लिफ्टिंग करते टाइम एंड दंड बैठक करते टाइम वे इसी वाक्य को घूरते रहते थे। बारिश हो या बर्फबारी, डैडी अपने शॉर्ट्स और घिसी पिटी सूती शर्ट में उस टाइम आपको हमेशा वहीं मिलेंगे। उन्होंने कभी एक दिन भी गैप नहीं किया। आप उनकी आदत से अपनी घड़ी मैच कर सकते थे। वो कहते हैं कि डैडी कोई बहाना नहीं चलेगा वाले इंसान थे। हमें कभी बीमारी के कारण स्कूल से छुट्टी मारकर घर पर रहने की परमिशन नहीं दी जाती थी, जब तक कि हम सचमुच उल्टी ना कर रहे हों, हमारे खून नहीं निकल रहे हों या हड्डी नहीं दिख रही हो। डैडी का एक बुनियादी दर्शन ये था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्मार्ट हो या नहीं हो। एक्सपीरियंस, योग्यता, बुद्धिमत्ता या आंतरिक क्षमता के क्षेत्र में तुम में जो भी कमी है, तुम कड़ी मेहनत से उसकी भरपाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा गुणी या ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो तुम्हें उससे बस 3-4 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, फिर तुम उसे हरा सकते हो। चुनौती चाहे कोई भी हो, उन्होंने ऑथर को सिखाया कि वो कड़ी मेहनत से अपनी हर कमी की भरपाई कर सकते हैं। वो बताते हुए कहते हैं कि डैडी का अनुशासन मेरे लिए मिसाल बन गया। डैडी मेरे आदर्श थे और मैं चाहता था कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। मुझे ये डर भी रहता था कि मैं उन्हें कहीं निराश ना कर दूं। उनका एक दर्शन था, नहीं कहने वाले इंसान बनो। भीड़ के साथ चलना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। असाधारण इंसान बनो, एक्सेप्शन बनो। ऑथर कहते हैं कि उनके पापा का कहना था कि किसी भी बच्चे में बहुत सी चीजों की लत डाली जा सकती है, तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स की लत लगा देनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि ये बुक उनकी सफलता के असली मिस्ट्रीज को उजागर करती है। वो कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स में सचमुच विश्वास करते हैं, क्योंकि डैडी की मेहरबानी से वो हर दिन इस पर अमल करते थे और आज नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि वो कोशिश करने पर भी इसे छोड़कर किसी दूसरी तरह नहीं जा सकते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने द कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स के अचीवमेंट्स या बेनिफिट्स का एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये छोटे छोटे स्मॉल चॉइसेस की एक चेन से बड़े रिजल्ट्स अचीव करने का प्रिंसिपल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन दो बहुत बड़े रिजल्ट्स क्यों ना हो, बट जिस मोमेंट आप इसे अचीव करने के लिए अपना फर्स्ट स्टेप उठाते हैं,
वो स्टेप आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट या चैलेंजिंग या फिर डिफिकल्ट नहीं लगता। ये स्टेप्स इतने टाइनी होते हैं कि ये मुश्किल से दिखाई देते हैं या नोटिस में आते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इन छोटे स्टेप्स का तुरंत कोई रिजल्ट्स दिखाई नहीं देता, कोई बड़ी जीत नहीं मिलती और ना ही कोई क्लियर अचीवमेंट दिखता है। बट एक्चुअल में ये कॉन्टिन्यूअस स्टेप्स लॉन्ग रन में आगे चलकर एक इम्पॉर्टेंट फर्क, एक क्लियर डिफरेंस डेवलप कर देते हैं। सो हम इसे एक फॉर्मूले की तरह अपने दिमाग में एस्टैब्लिश कर लेते हैं। स्मॉल एंड स्मार्ट चेंजेस एंड चॉइसेस प्लस कंटिन्यूटी, दैट इज निरंतरता, प्लस टाइम इज इक्वल टू रेवोल्यूशनरी डिफरेंस। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। आप 3 फ्रेंड्स को इमेजिन करें जो एक सोसाइटी में रहते हैं एंड उनके एक्सपीरियंसेस भी काफी सिमिलर हैं। वो तीनों ईयरली ऑलमोस्ट $50,000 अर्न करते हैं एंड तीनों ही मैरिड हैं। फर्स्ट फ्रेंड का नेम है लैरी एंड वो सालों से एक ही तरह के लाइफस्टाइल में जी रहा है। वो खुश है एंड ओकेजनली ही कभी कंप्लेन करता है। उसके लाइफ में सालों से कुछ नहीं बदला है। सेकंड फ्रेंड है स्कॉट, जो छोटे बट इम्पोर्टेंट दिखने वाले पॉजिटिव चेंजेस करने लगता है, लाइक डेली एक अच्छी बुक के 10 पेजेस रीड करना, वाइल ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 30 मिनट्स कोई ऑडियो बुक सुनना, वीकेंड्स या फ्री टाइम में पॉडकास्ट सुनना, अपने डेली डाइट से 125 कैलोरीज कट डाउन करना, एक्सेट्रा। ये सब कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। थर्ड फ्रेंड है ब्रांड, जो कुछ बैड हैबिट्स डेवलप कर लेता है, लाइक अनहेल्दी रेसिपीज ट्राई करना, चीज वाले एंड स्वीट्स अपने डाइट में ऐड करना, हर वीकेंड थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर लेना, एक्सेट्रा। ये कोई बहुत ज्यादा खराब हैबिट्स नहीं है वैसे, वो सिर्फ अपनी लाइफ में थोड़ा चिल करना चाहता है एंड थोड़ा स्ट्रेस फ्री होना चाहता है। रिलैक्सेशन तो सबको चाहिए ना, उसका ये मानना है। आफ्टर 5 months स्कॉट या ब्रांड में कोई खास डिफरेंस नहीं नजर आता। 10 महीनों में भी हमें उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं दिखता। 18 months में हमें इन तीनों फ्रेंड्स के होलिये में थोड़ा फर्क दिखता है, लेकिन 25th month में ये डिफरेंस क्लियरली विजिबल होने लगता है एंड उसे मेजर भी किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 30 months तक ब्रांड अब मोटा हो चुका है, जबकि स्कॉट पहले से भी ज्यादा फिट हो चुका है। ब्रांड को अपने वर्क लाइफ चैलेंजेस को फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, whereas स्कॉट 2 प्रमोशंस एंड ह्यूज इंक्रीमेंट्स अचीव कर चुका है। उसकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, बट ब्रांड अपनी मैरिज में दुखी है। और लैरी, वो अभी भी काफी कुछ पहले जैसा ही है। वो 2.5 years पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। सो गाइस, कंपाउंड इफेक्ट की अमेजिंग पावर इतनी ही सिंपल एंड इतनी ही इजी होती है, बट टाइम के साथ इसका रिजल्ट अनबिलीवेबल होता है। जो लोग कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं और उनके कंपैरेटिवली जो ऐसा नहीं करते या जो इसका यूज अपने अगेंस्ट करते हैं, उनके बीच इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि उनकी इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। ये चमत्कारी दिखता है, जादू या क्वांटम लीप की तरह। जो इंसान कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स की पॉजिटिव नेचर का इस्तेमाल करता है, वो कुछ टाइम के बाद रातों रात सक्सेसफुल नजर आने लगता है। एक्चुअल में उसकी भारी सफलता उन छोटे छोटे स्मार्ट चॉइसेस का रिजल्ट थी जिन्हें उसने लंबे टाइम तक कंटिन्यूअसली फॉलो किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर। चैप्टर 2, चॉइसेस, चयन। आज आपके लाइफ में जो कुछ भी है वो सब इसलिए है क्योंकि आपने पहले किसी चीज का ऑप्शन चूज किया था, कोई डिसीजन लिया था। आपका हर डिसीजन
चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, आपकी लाइफ के डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है। लाइक आप स्कूलिंग कहाँ से करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं, कौन से कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाना भी है या नहीं, शादी किससे करना है, ड्रिंक करने के बाद खुद ड्राइव करना है या कैब लेना है, एक और काम फिनिश करें या आज का डे एंड कर दें। आपकी हर चॉइस एक बिहेवियर की तरह स्टार्ट होती है एंड आगे चलकर ये बिहेवियर कब हमारी हैबिट्स बन जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता। हमारे हर चॉइसेस हमारे लाइफ के कंपाउंड इफेक्ट को अफेक्ट करती है। यूजुअली ऐसा होता है कि हम कोई चीज बस अपने शौक के लिए या बस ट्राई करने के लिए करते हैं। लाइक कई लोग सिगरेट्स का सिर्फ एक कश सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए शुरुआत करते हैं, बट ये एक बार ट्राई करना कब उनकी चॉइस और फिर उनकी हैबिट बन जाती है ये पता नहीं चलता। वैसे आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके एक बार ट्राई कर सकते हैं एंड फिर हैबिचुएटेड होने से या एडिक्टेड होने से खुद को रोक सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा ना ही करें तो अच्छा होगा। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को? आई एम क्वाइट श्योर कि आपका आंसर ना ही होगा। बट मच्छर के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही लाइफ में भी ना हमें कोई मेजर या बड़ी सी प्रॉब्लम बहुत रेयर फेस करनी होती है। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चॉइस अगर आपने लेने में मिस्टेक की हो तो इन दैट केस जरूर आपने बहुत बड़ी कोई चीज फेस की होगी। बट लाइफ में ज्यादातर छोटी छोटी चीजें ही ज्यादा चोट देती हैं और अक्सर हम ज्यादा बिना सोचे और दिमाग लगाए अपने चॉइसेस बना लेते हैं जिसका बाद में हमें बहुत रिग्रेट होता है। बट ऑथर कहते हैं कि ये कंपाउंड इफेक्ट हर टाइम काम करता रहता है एंड अगर आप ऐसे ही अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ के छोटे छोटे ही सही बट गलत चॉइसेस के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस पर भी कंपाउंड इफेक्ट इक्वली काम करेगा और आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा नेगेटिव रिजल्ट देगा एंड ये आपके खिलाफ काम करेगा क्योंकि आप नींद में अपने चॉइसेस बना रहे हैं। सो गाइस, यही सही टाइम है कि आप जाग जाएं और ऐसे चॉइसेस करें, ऐसे चयन करें जो आपकी पावर को कम करने के प्लेस में बहुत ज्यादा बढ़ा दे। डैरन हारी कहते हैं कि दूसरों की तरफ उंगली उठाना हमेशा ही बहुत इजी होता है। हमारी हमेशा ही ये कंप्लेंट्स होती है कि हमें अपने खड़ूस बॉस की वजह से ऑफिस में प्रॉब्लम्स होती है, हमारे कलीग्स की वजह से या उनके पॉलिटिक्स की वजह से हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चों की वजह से मैं घर में परेशान रहता हूँ एंड ना जाने ऐसे कितने ही और रीजंस। हम हमेशा यही मानते हैं कि हम कंप्लीटली सही हैं एंड चेंज होने की जरूरत तो हमेशा सामने वाले की है। बट ये बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। इस अप्रोच की वजह से हम सबसे बड़ा लॉस खुद का करते हैं क्योंकि अपने इम्प्रूवमेंट के रास्ते को हम खुद से ही बंद कर देते हैं। ऑथर एक प्रैक्टिकल अप्रोच का सजेशन देते हुए कहते हैं कि हमें पूरे ईयर थैंक्स ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए जहां हमें हमारे लाइफ से रिलेटेड क्लोज लोगों को उनके सारे एफर्ट्स, जेस्चर्स, हेल्प, केयर एंड लव के लिए उनको थैंक्स जरूर बोलना चाहिए। उन्हें ये फील कराना चाहिए कि वो आपके लिए कितना कुछ कर जाते हैं एंड आप ये सब एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी करते हैं एंड उनकी इस चीज की कद्र और रिस्पेक्ट करते हैं एंड आप रियलाइज करेंगे कि आपका ये करना सामने वाले के लिए लाइफ चेंजिंग तो होगा ही, लेकिन आपके लिए ये कितना हेल्पफुल होगा ये आप अभी बिना किए अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ ऑथर ये भी कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल फॉलो करना चाहिए जो उन्होंने अपने 18 इयर्स ऑफ एज में एक सेमिनार अटेंड करने पर सीखा था। उस सेमिनार के होस्ट ने अपने ऑडियंस से पूछा कि
किसी रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने % रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए? आप 1 सेकेंड वीडियो पॉज करके अपना आंसर नीचे कमेंट जरूर करके बताएं। इस क्वेश्चन के आंसर्स में ऑडियंस ने डिफरेंट आंसर्स दिए, जैसे आई एम श्योर आप भी नीचे कमेंट में डिफरेंट आंसर्स देंगे। किसी ने कहा 50-50, तो किसी ने कहा 51% खुद की और 49% रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले की। इस पर होस्ट ने व्हाइट बोर्ड पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा 100%, दैट इज आपको 100% देना होता है एंड रिटर्न में 0% एक्सपेक्टेशंस रखनी होती है। जब आप किसी रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के 100% जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इंटरेस्टेड होंगे, सिर्फ तभी रिलेशन सफल हो पाएगा। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन के भरोसे छोड़ा गया रिश्ता कभी भी कमजोर पड़ सकता है। इस टीचिंग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगती है कि इस अप्रोच को हम अपनी लाइफ के हर डायमेंशन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपने सारे चॉइसेस और सिचुएशंस पर अपने सारे रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पावर्स तो हमारे पास है। हमने जो किया, जो नहीं किया या जो भी आगे करेंगे, एंड इन सब चीज़ों के रेपरकशंस के लिए हम खुद और सिर्फ खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड इस सेल्फ रिलायंट होने वाली साइकोलॉजी ने मेरी लाइफ में रेवोल्यूशन ला दिया, बिकॉज इसका मतलब था कि लक, सिचुएशन या सिनेरियो इम्पोर्टेंट नहीं था, विच अल्टीमेटली मीन्स कि फ्यूचर में क्या होगा ये भी हमारे थॉट्स एंड एक्शंस पर ही डिपेंड करता है, और हमारे पास अपने लक को नियंत्रित करने की अनलिमिटेड पावर्स आ जाती है। हो सकता है कि आप अपने आप को अनलकी मानते हो, बट हार्डी का कहना है कि अगर आप जिंदा हैं, हेल्दी हैं और आपके फ्रिज में थोड़ा खाना अवेलेबल है, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि हर किसी के पास लकी होने की अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि लक का एक्चुअल मीनिंग चेन ऑफ चॉइसेस है, और ये एक सीक्रेट है जो कुछ ही लोग रियलाइज कर पाते हैं। लक हर दिन हर किसी की हेल्प करता है, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि जब लक आपकी हेल्प करने के लिए आपके सामने आए तो आप उसका फायदा उठा ले। ऑथर ने लकी बनने के कुछ इंग्रेडिएंट्स शेयर किए हैं। नंबर 1, तैयारी, प्रिपरेशन। जब आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते हैं एंड अपने स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज, रिलेशंस, एक्शंस को बढ़ाने पे अपना फोकस सेंट्रलाइज करते हैं, तो आप बड़े अपॉर्चुनिटीज के सामने आने पर उनका बेनिफिट उठाने में सक्सेसफुल होते हैं। नंबर 2, आपका नजरिया। इसी पॉइंट पर मोस्टली लोग की पकड़ लक से दूर हो जाती है, क्योंकि ये उनके नजरिए पे डिपेंड करता है कि उनके अराउंड अपॉर्चुनिटीज को देखने में वो इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आप अपनी सिचुएशंस, अपनी परिस्थितियों को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं। नंबर 3, अवसर, दैट इज अपॉर्चुनिटीज। अपना लक खुद बनाना पॉसिबल है, बट इसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती बिकॉज ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमें बस हर टाइम अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि जब ये हमारे सामने हो तो हम उसे यूज करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर सके और अपने आप को सक्सेसफुल होने के रास्ते में स्पीड से पुश कर सके। नंबर 4, एक्शंस। लक को आपके सामने चाहे किसी ने भी लाया हो, यूनिवर्स, गॉड, कोई ताबीज, कोई हवन, या फिर आप जिस भी चीज के साथ अपने लक को रिलेट करते हो, इस पे एक्शंस लेना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इन्हीं 4 इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से ऑथर ने एक फॉर्मूला शेयर किया है। प्रेपरेशन प्लस नजरिया प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस एक्शन इज इक्वल टू लक। तो गाइज, अब इस बात पे रोना छोड़ दें
कि आप कितने अनलकी हैं या आपने लाइफ में बहुत सफर किया है। इसके प्लेस में सही चॉइसेस करें, एक्शंस लें एंड अपने लक को खुद क्रिएट करें। अब मैं आपको एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मुझे पर्सनली इस बुक में बहुत अच्छी लगी एंड जिसका यूज करके आप सेल्फ डेवलपमेंट में ग्रोथ ला सकते हैं। इसी टाइम अपने लाइफ का एक फील्ड चूज कर लें जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइक मनी सेव करना, स्लिम होना, रिलेशनशिप इंप्रूव करना या जो भी आपकी चाहत हो। देन उस सारे चॉइसेस के बारे में सोचें जो आपको अपनी चाहत को अचीव करने से रोकती है, लाइक एक्स्ट्रा अनवांटेड शॉपिंग कर लेना, ओवर ईटिंग करना, बैड बिहेवियर रखना, एक्सेट्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला ही स्टेप है अपने फ्लॉज के बारे में अवेयर होना। देन सेकंड स्टेप है अपने एक्शंस पे निगरानी रखना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक हफ्ते तक आपको हर उस चीज का हिसाब रखना चाहिए जिसे आप अपने मुंह में डालते हैं। एक छोटी नोटबुक कैरी करें एंड उस नोटबुक में हर वो चीज नोट डाउन करें जो आपने दिन भर में खाया है। हर एक चीज लिखें, एक एक बाइट जो आपने लिया हो, और ये काम नेक्स्ट एक हफ्ते तक हर दिन करें बिना कुछ मिस किए। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई चीटिंग नहीं चलेगी और कोई चीट डे भी नहीं चलेगा। ये एक्सरसाइज आपको अपने चॉइसेस के बारे में ना अवेयर होने पे मजबूर करती है एंड आपके अंदर एक अवेयरनेस जनरेट करती है, जिससे आपको एक अलग ही रिजल्ट मिलता है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में इमेंसली हेल्प करता है। ये टास्क इजी तो लगता है बट बोरिंग और यूजलेस भी लगता है, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल लोग वो करने में इंटरेस्टेड रहते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करना चाहते। जब आप अपने लाइफ की निगरानी शुरू कर देते हैं तो आपका ध्यान उन छोटी छोटी चीज़ों पर सेंट्रलाइज्ड होगा जिन्हें आप सही कर रहे हैं, साथ ही उन छोटी छोटी चीज़ों पर भी जिन्हें आप गलत कर रहे हैं। फिर जब आप लगातार छोटे छोटे दिशा सुधार करने का चॉइस करते हैं तो टाइम के साथ आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस और एक अनबिलीवेबल रिजल्ट नजर आने लगेगा। लेकिन हाँ, एक डिस्क्लेमर है, तुरंत धूम धड़ाके वाले रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस मत करना। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि किसी और को इस पर तुरंत गौर करने जितना डिफरेंस नहीं दिखेगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी और आपके इस डिसिप्लिन्ड अप्रोच के लिए कोई आपको कंग्रेचुलेट या कोई ट्रॉफी भी नहीं भेजेगा। बट कंपाउंड इफेक्ट की बदौलत आपको असाधारण पुरस्कार मिलेगा। ये सबसे छोटे अनुशासन होते हैं जो टाइम के साथ आपको बड़े रिजल्ट्स दे देते हैं। ये वही छोटी छोटी चीज़ों की पावर है जो जुड़ती जाती है। ये बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो एंड में बड़े रिजल्ट्स देती हैं। ये तो सैकड़ों, हजारों या लाखों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साधारण को असाधारण से अलग करती हैं। और एक बात हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है, हारना एक हैबिट है और जीतना भी एक हैबिट है। इसलिए अपने लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स को परमानेंटली डालने पर काम करें। नुकसान पहुंचाने वाली हैबिट्स को हटा दें और उनकी जगह पर पॉजिटिव हैबिट्स डालें। इस तरह चलते रहेंगे तो आप अपने लाइफ को अपनी मनचाहे डायरेक्शन में ले जा सकते हैं एंड इमेंस सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि इस चैप्टर में डिस्कस्ड ये सारे पॉइंट्स पर आप इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 3 हैबिट्स, आदतें। एक बार एक बुद्ध मॉन्क अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से पेड़ के सामने रुके। उन्होंने अपने एक शिष्य से जमीन से बाहर ही निकल रहे छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे उखाड़ दो। उस शिष्य ने बड़ी आसानी से अपनी छोटी उंगलियों से उसे बाहर खींच लिया।
फिर एक ज्यादा बड़े प्लांट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, अब उसे उखाड़ो। वो प्लांट लड़के के घुटने जितना ऊंचा था, तो उसने थोड़ा जोर लगाया और कुछ मेहनत के बाद उसे उखाड़ दिया। फिर उस बुद्ध मॉन्क ने कहा, और अब इसे उखाड़ो, और एक थोड़े ज्यादा बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया, जो छोटे शिष्य जितना ही ऊंचा था। शिष्य को काफी कोशिश करनी पड़ी, अपने पूरे वेट एंड पावर का यूज करना पड़ा। लकड़ियों और पत्थरों से उसकी स्ट्रॉन्ग जिद्दी जड़ों को खोदनी पड़ी और तब कहीं जाकर वो पेड़ को उखाड़ पाया। इस पर उस बुद्ध मॉन्क ने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम बबूल के एक पेड़ को उखाड़ फेंको। लेकिन इस बार उस शिष्य ने पिछले पेड़ को उखाड़ने में लगी मेहनत को ध्यान में रखते हुए कहा कि गुरुजी, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं ऐसा करने में असक्षम हूँ। इस पर मॉन्क ने कहा कि बेटे, तुमने अभी अभी हैबिट्स के पावर को देखा है। आगे समझाते हुए वो कहते हैं कि हमारी हैबिट्स जितनी पुरानी होती है उतनी ही बड़ी हो जाती है। उनके रूट्स, उनकी जड़ें उतनी ही गहरी और मजबूत होती जाती हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ना उतना ही मुश्किल होता जाता है। एंड इंसान उस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करने से भी घबराने लगता है। दिस इज द पावर ऑफ हैबिट। एरिस्टोटल ने लिखा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी हैबिट्स के बारे में रियलाइजेशन तक नहीं होता। हम सब एक टाइप के ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं एंड हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं और अपनी हैबिट्स को खुद को चलाने की परमिशन दे रहे हैं। हमारे इस अप्रोच की वजह से हम हमारे डिसाइडेड डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये चैप्टर इस बारे में है कि अगर आप में किसी फील्ड में इंटरनल कैपेबिलिटीज, दैट इज अंदरूनी योग्यताएं का अभाव या डेफिशिएंसी है, तो आप डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड अच्छी हैबिट से उसकी भरपाई करने का चॉइस कर सकते हैं। एम्पल प्रैक्टिस एंड रेपिटेटिव एक्शंस के बाद हमारा कोई भी बिहेवियर, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, टाइम के साथ वो ऑटो पायलट मोड में ऑन हो सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करना तो चाहते हैं एंड कुछ दिन फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि तुरंत सेटिस्फैक्शन की हमारी सोच। अगर हम मैकडी का बर्गर खाते एंड हमें अगर तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता तो हम सेकेंड बाइट खाने के लिए दोबारा वहां कभी नहीं जाते। या फिर एक बार स्मोक करते ही हमारे फेस पे 85 इयर्स में होने वाली झुर्रियां, बूढ़े जितनी झुर्रियां पड़ जाती तो हम दोबारा दूसरा कश कभी नहीं लगाते। बट प्रॉब्लम ये है कि बुरी हैबिट से जो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो यूजुअली बहुत बड़ा होता है। उसके कंपैरिजन में हमारा लॉजिकल माइंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की इमेजिनेशन करने में काफ़ी वीक होता है। इसलिए इट्स हाई टाइम कि आप जाग जाएं एंड इस बात को रियलाइज कर लें कि आप जिन बुरी हैबिट्स को डाल रहे हैं वो आपकी लाइफ में कंपाउंड होकर बार बार तबाही ला सकती है। क्योंकि भले ही बैड हैबिट्स का रिजल्ट इंस्टेंट ना दिखता हो, कोई हार्ट अटैक ना आया हो या कोई झुर्रियाँ ना पड़ती हों, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कंपाउंड इफेक्ट हर समय सक्रिय और गतिशील रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग ये पता लगाने में ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाते कि वो क्लियरली अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं एंड खुद को वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। अपने अंदर हैबिट्स को बदलने के लिए हमें सिर्फ अपने विल पावर को बढ़ाना होता है, उसे एक्टिवेट करना होता है एंड उसके लिए ऑथर ने हमें एक वेपन दिया है, दैट इज द पावर ऑफ वाई। हमारी चॉइसेस सिर्फ तभी परमानेंट होती है जब हम उन्हें अपने किसी इम्पोर्टेंट रीजन से जोड़ देते हैं, चाहे वो आपकी इच्छा हो या ड्रीम्स हो। किसी भी चीज का सिर्फ डिजायर करना ही काफी नहीं होता,
आपको तो ये भी जानना होता है कि आप इसे क्यों चाहते हैं, अदरवाइज एंड में आप इजीली हार मान लेंगे एंड बैक आउट कर लेंगे। डैरेन हार्डी इस बात को समझाने के लिए हम एक घुड़सवार की कहानी बताते हैं। एक घुड़सवार किसी काम के लिए शहर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उससे एक आदमी मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। घुड़सवार कहता है कि मुझे क्या मालूम, तुम मेरे घोड़े से पूछ लो। राइटर आगे कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का हाल उसी घुड़सवार की तरह है जो अपनी हैबिट्स के घोड़े पर सवार होकर जिंदगी की जर्नी करते हैं। उन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। उनकी जिंदगी बस ऑटो पायलट मोड पर होती है। लेकिन डैरेन हार्डी कहते हैं कि साइकोलॉजी बताती है कि अपनी जिंदगी में हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, उसमें 95% योगदान हमारी हैबिट्स का ही होता है। हम इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होते हैं, हैबिट्स तो हम समय के साथ बनाते जाते हैं। राइटर आगे बताते हैं कि जितने भी बड़े कंपनीज के सीईओ हुए हैं, उन सब में एक चीज जरूर हमेशा ही पाई गई है, दैट इज उनकी अच्छी हैबिट्स। ऐसा नहीं है कि उनमें कोई बुरी आदत नहीं होती, हाँ, लेकिन बुरी आदतों के कंपैरेटिवली उनके अंदर अच्छी हैबिट ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं कि जो सक्सेसफुल हुए हैं वो समझदार और ज़्यादा हमेशा ही टैलेंटेड हो, लेकिन डिफरेंस इतना है कि उन्होंने अपनी अच्छी हैबिट्स को अपना डेली रूटीन बनाया हुआ है। वे अपनी अच्छी हैबिट्स को एक भी दिन मिस नहीं करते और उनकी अच्छी हैबिट्स की वजह से वे बाकी लोगों से ज़्यादा स्किलफुल, ज़्यादा अवेयर रहते हैं। हार्डी आगे बताते हैं कि देखा जाए तो हर चीज़ पॉसिबल है, बस अगर हमें किसी चीज़ को करने की वजह मिल जाए, या दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ कि किसी काम को क्यों करें, द वाई रीज़न, वाई फैक्टर हमें पता चल जाए, तो उसे करने का सही मोटिवेशन हमें मिल जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सामने खाली घर है और उस घर में आपको जाना है और इसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपीस दूँ, आप कहेंगे कि इसमें कौन सी मुश्किल बात है, और आप तुरंत उस घर में जाएंगे और वापस आकर मुझसे 10,000 रुपए ले लेंगे। अगर उसी घर में बहुत ज्यादा आग लग गई हो, पूरा घर आग में दहक रहा हो, और फिर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप उस घर के अंदर जाएं तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, तो आप मुझे 1 सेकंड में मना कर देंगे। और यदि अगर उसी आग लगे हुए घर में आपका कोई अपना फंस गया हो, आपकी मम्मा फंसी हो, आपके बच्चे फंसे हो, तो आप किसी भी चीज की परवाह किए बिना कोई पैसे की लालच में उस घर में सेकंड्स में कूद जाएंगे और कुछ भी करके उस आग में फंसे अपनों को बचाएंगे। और इसके लिए आपको किसी पैसे की लालच की भी जरूरत नहीं होगी। इस एग्जाम्पल से आपने समझा कि अगर वजह बड़ी हो ना, अगर आपका क्यों फैक्टर बड़ा हो, तो आप कुछ भी करके, कैसे भी करके काम को कर देते हैं। एग्जाम्पल में आपने ये भी देखा कि पहले कैसे आपने पैसों के लिए घर में जाना सही समझा, यानी उस टाइम आपके काम करने की वजह, आपका मोटिवेशन पैसा था। दूसरी बार आपने देखा कि आपके अंदर जाने से मना कर दिया था क्योंकि आपको अपनी जान से ज्यादा उस पैसे से प्यार नहीं थी, तो उस वक्त आपका मोटिवेशन आपकी खुद की जान बचाना था। वहीं तीसरी तरफ आपका मोटिवेशन आपके अपनों की जान बचाना था। तो इस सिचुएशन के हिसाब से तीनों बार आपका मोटिवेशन अलग अलग था। हार्डी कहते हैं कि लोग ऐसी चीजों से मोटिवेटेड होते हैं जिसे वो पसंद या फिर नापसंद करते हैं। जैसे प्यार एक बहुत ज्यादा बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक वैसे ही कभी कभी किसी के लिए नफरत भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। कभी कभी नफरत करना भी अच्छा होता है, जैसे अपनी बीमारी से नफरत करना, अन्याय से नफरत करना, बेईमानी से नफरत करना। जिंदगी में दुश्मन या कॉम्पिटिटर का भी होना बहुत जरूरी है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। जैसे पेप्सी का कॉम्पिटिटर कोक हो सकता है या कोलगेट का कॉम्पिटिटर पेप्सोडेंट।
कंपटीशन की वजह से ही आज ये चारों कंपनीज अपनी अपनी फील्ड्स में आगे हैं और सालों से मजबूती के साथ टिके हुए हैं। तो कॉम्पिटिटर हमें आगे बढ़ने और लड़ने का हौसला देते हैं। ठीक उसी तरह बुरी हैबिट्स भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हमारे अंदर एक भी बुरी हैबिट्स नहीं होगी तो हम किससे लड़ेंगे? और अगर हमारे अंदर लड़ने का मोटिवेशन ही नहीं होगा तो हम खुद में सुधार भी नहीं ला पाएंगे। राइटर आगे महान एक्टर एंथनी हॉपकिंस का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि एंथनी को बचपन में डिसलेक्सिया एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर था। वो हमेशा अपने क्लास में स्मार्ट और हद से ज़्यादा गुस्से करने वाले बच्चों के तौर पर जाने जाते थे। एंथनी ने अपने गुस्से को काबू करने के लिए बहुत पेशेंस रखा और अपने गुस्से को लोगों पर उतारने की बजाय अपने स्किल्स को सही करने में लगाया। एंथनी को लगने लगा कि वो एक्टिंग करने में अच्छे हैं। अपने गुस्से को अपना स्ट्रेंथ बनाकर वो एक्टिंग की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। रिजल्ट ये हुआ कि एंथनी हॉपकिंस वर्ल्ड के टॉप एक्टर्स में काउंट होते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मोटिवेशन गुस्सा भी हो सकता है। हालांकि गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे हम किस डायरेक्शन में देते हैं और उसका किस वे में यूज करते हैं ये बहुत जरूरी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार लेने का सोच रहे हो और अचानक से आपको अपने आसपास वही कार के मॉडल्स बहुत सारे नजर आने लगे हो और आपको ऐसा लगे कि आज से पहले ये मॉडल्स इतने रोड पर तो नहीं दिख रहे थे, पर जब मैंने लेना डिसाइड किया उसके बाद से ये इतने ज्यादा आपको दिखने लगे हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये हकीकत है। आपकी तरह बहुत से लोग सेम प्रोडक्ट्स पहले भी इस्तेमाल करते थे, बस डिफरेंस ये था कि आज से पहले कभी आपने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक कुछ इसी तरह का फंडा हमारे गोल्स के साथ भी होता है। जब तक हम अपने गोल्स को डिफाइन नहीं करेंगे, यानी गोल्स को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपका दिमाग भी आपको उस डायरेक्शन में लेकर नहीं आएगा। चलो, एक बार आपने अपने दिमाग में गोल्स को सही तरह से समझा लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग आपको उसी डायरेक्शन में तेजी से लेकर जाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। हम ह्यूमंस एक गोल सीकिंग क्रिएचर्स हैं, यानी इंसान हर चीज के लिए छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गोल या लक्ष्य बना लेता है। जब आप अपने दिमाग को किसी चीज को पाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं तो आप देखेंगे कि वो चीज आपको धीरे धीरे मिलती ही जाएगी। इसी को बुकिश लैंग्वेज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कुछ लोग इसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। एंड मैं पर्सनली भी बिलीव करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। हार्डी कहते हैं कि अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर काम में बेहतरीन होते हैं, उनकी हर चीज़ सही तरीके से होती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाते या फिर उन्हें उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितना कि वो डिजर्व करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सिर्फ सक्सेस को अचीव करने की चाहत रखते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए जिन पहलुओं पर काम करना होता है उसके बारे में उनकी समझ ना के बराबर होती है। हार्डी इस बात को समझाने के लिए हमें अपनी ही आप बीती सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था तब मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसकी मैंने बकायदा एक लिस्ट तैयार की थी। मैंने उस लिस्ट में हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स को लिखा था। मैंने उस लिस्ट में लड़की के वेट से लेकर उसके बालों के कलर, उसके हेयर स्टाइल, इन सारी डिटेल्स को लिख लिया था। वो बताते हैं कि उस लिस्ट में उन्होंने मेंशन किया कि उस लड़की का नेचर कैसा होना चाहिए, उनकी हाइट कैसी होनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसे किस टाइप के थॉट्स आने चाहिए, वो करियर में किस तरीके से आगे बढ़े। ये सारी इमेजिनेशंस जो उन्होंने की थी वो सब कुछ उन्होंने लिस्ट डाउन कर लिया था। और जब ये लिस्ट तैयार हो गई तो हार्डी बताते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए जितने भी डिटेल चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, क्या वो सारी चीज़ें मेरे खुद के अंदर है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा कि जैसे लड़की वो डिस्क्राइब कर रहे हैं
उस लड़की को कौन कौन से फैक्टर्स वाले लड़के पसंद आएंगे। उन्होंने अपने अंदर देखा, अपनी खामियां ढूंढी और फिर उस पे काम करना शुरू किया। वो बताते हैं कि जब मैंने पूरी तरह से उन सारी कमियों को ठीक करने की कोशिश करके अपने अंदर चेंजेस ले आया, तब जाकर मुझे मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ जॉर्जिया मिली। और जॉर्जिया बिल्कुल वैसी ही थी जिस तरह के लाइफ पार्टनर उन्हें चाहिए थी। यानी सक्सेस पाने के लिए पहले आपको उस लायक बनना होता है। जितनी क्वालिटीज एंड हैबिट्स एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है, ठीक उसी तरह हमें अपने अंदर भी वो सारी क्वालिटीज एंड हैबिट्स को डेवलप करना होगा और तभी जाकर हम सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और ये भी कंपाउंड इफेक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है। हार्डी हमारे बुरी हैबिट्स को मिटाने के लिए 5 तरीके बताते हैं। नंबर 1, अपने ट्रिगर को पहचाने। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त को पहचाने जब आपकी बुरी हैबिट्स अपने उफान पर रहती है। जैसे अगर आपके अंदर शराब पीने की हैबिट है तो आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप यूजुअली शराब पीते हैं, या उस वक्त के बारे में लिखें जब आप ज़्यादा शराब पीते हैं। उस चीज़ के बारे में लिखें जो आपको शराब पीने के लिए मजबूर करती है। पॉइंट नंबर 2, क्लीन हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन चीज़ों को हटाएं जो आपको बुरी हैबिट्स की तरफ लेकर जाती है, यानी उन चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपको शराब पीने की तरफ लेकर जाती हैं। आप अपने घर से शराब की हर बॉटल बाहर फेंक दें। शराब के ग्लास से लेकर शराब की तस्वीर तक सब कुछ अपने दिलो दिमाग, अपने नज़रों के सामने से हटा दें। अगर आपको रात में टीवी देखने की ज़्यादा हैबिट है तो आप अपना केबल कनेक्शन कटवा सकते हैं। आप अपने सारे सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करवा दें जो कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस आपने ले रखे हैं। थर्ड स्टेप है स्वैपिंग। आप अपनी बुरी हैबिट्स की लिस्ट को फिर से देखें और ये सोचें कि आप ऐसा क्या करें कि वे बुरी हैबिट्स आप पर ज़्यादा असर ना डाल सके। क्या आप उन हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स में बदल सकते हैं? क्या आप अपनी बुरी हैबिट्स को बेटर हैबिट्स से स्वैप कर सकते हैं? फोर्थ स्टेप है इजी एंड स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि बुरी हैबिट्स को धीरे धीरे और इजी तरीके से दूर करना। जैसे कि मेरी वाइफ के डॉक्टर ने उसे कैफीन कम करने का सजेशन दिया था। मुझे और मेरी वाइफ को कॉफ़ी बहुत पसंद थी। मेरी वाइफ को कैफीन कम करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैंने उसका साथ देने का डिसीजन लिया। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि स्टार्टिंग में हम 50-50% कैफीन लो कर देंगे। जैसे ही हमने अपने हिस्से का 50% कैफीन कम किया, उसके फौरन बाद हम बाकी 25% कैफीन कम करने में जुट गए। इस तरह स्लोली अपनी हैबिट्स को चेंज करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई और हमने ईजिली कैफीन पर काबू पा लिया। अब हम सिर्फ ग्रीन टी का यूज़ करते हैं। फिफ्थ स्टेप है जंपिंग। हर इंसान अलग होता है। इंसान के काम करने का तरीका भी अलग होता है। एक रिसर्च के अनुसार कुछ लोगों के लिए एक साथ कई हैबिट्स बदलना इजी होता है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ा शराबी था। उसे हर वक्त शराब पीने की हैबिट थी। एक बार हम एक फ्रेंड की शादी में गए थे जहाँ पर मेरे शराबी फ्रेंड ने देखा कि हमारे एक दूसरे फ्रेंड का जो बड़ा भाई था वो हम सब से 10 साल बड़ा था, लेकिन देखने में इतना ज़्यादा फिट एंड अट्रैक्टिव कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हमसे 20 साल छोटा हो। उसे देखकर मेरे शराबी फ्रेंड को बड़ा ही जोश आया। उसने फौरन ही वहाँ पर दोबारा शराब न पीने की कसम खाई। तब से आज तक मेरे उस फ्रेंड ने शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये थे वो 5 तरीके जिससे आप अपनी बुरी हैबिट्स पर काबू कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल को इसमें ऐड कर अपनी लाइफ के हर उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जिसके आपने ड्रीम्स देखे हैं। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर 3 यहाँ खत्म होता है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। This audiobook is brought to you by Aesthetic Narrator. Chapter 4 Momentum, गति। हाई स्कूल में फिजिक्स तो आपने पढ़ी ही होगी।
फिजिक्स में आपने न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहता है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे, और ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहता है जब तक उसके मोमेंटम को रोका ना जाए। ठीक उसी तरह एक आलसी आदमी तब तक आलसी रहेगा जब तक उसको रोका ना जाए। उसी तरह एक सक्सेसफुल इंसान भी तब तक सक्सेसफुल होता रहता है जब तक उसको रोका ना जाए। मोमेंटम बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक बार मोमेंटम बन जाता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो मोमेंटम अच्छी हैबिट्स के लिए हो या फिर बुरी हैबिट्स के लिए। किसी भी काम को करने के लिए आप जो पहला स्टेप उठाते हैं वो हमेशा मुश्किल भरा होता है। आपको पूरा दम लगाकर उसका सामना करना पड़ता है, अपने शरीर की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप थोड़ा इजी होता जाता है और धीरे धीरे आप मोमेंटम को पकड़ लेते हैं। जैसे रॉकेट जब लॉन्च होता है तो ग्रेविटी से फ्री होने के लिए रॉकेट का फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन एक बार जब रॉकेट ग्रेविटी से बाहर आ जाता है तो रॉकेट तेजी से आगे बढ़ता जाता है और फ्यूल भी कम खर्च होता है। यही वजह है जो आपने देखा होगा कि अमीर आदमी और अमीर होता जाता है और गरीब आदमी और गरीब होता जाता है। एक खुशहाल आदमी और खुशहाल होता जाता है। मोमेंटम दोनों ही पहलुओं पर काम करता है। मोमेंटम आपके फेवर में भी काम करता है और आपके अगेंस्ट भी, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम कर रहा होता है, चाहे वो आपकी अच्छी हैबिट्स के लिए हो या फिर आपकी किसी बुरी हैबिट्स के लिए। इसलिए हमें लगातार खुद को चेक करते रहना चाहिए। हार्डी इस बात को समझाने के लिए हमें ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और महान स्विमर माइकल फेल्प्स की एक कहानी बताते हैं। माइकल ने कुल 28 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, जिसमें 23 तो उन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए। राइटर बताते हैं कि अपने करियर में माइकल ने अपने कोच के साथ लगातार 12 साल काम किया। इन 12 सालों में दोनों ने मिलकर रूटीन एंड रिदम बनाया और इसी रूटीन की वजह से अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए ओलंपिक्स में जीता। इन 12 सालों की ट्रेनिंग में कोच बोमैन ने सिर्फ एक बार ही उनको ट्रेनिंग में 15 मिनट्स की छूट दी थी। दोनों की यही कोशिश थी कि ट्रेनिंग का मोमेंटम कभी ना टूटे। ठीक इसी तरह गूगल कंपनी की कहानी है, जो गूगल आज मार्केट में 90% का मालिक है। उसी शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार जब गूगल ने सक्सेस का स्वाद चखा, उसके बाद गूगल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गूगल ने हाल ही में कुछ साल पहले यूट्यूब को लगभग $2 बिलियन में खरीदा। माइकल एंड गूगल के एग्जाम्पल से हमें ये देखने को मिला कि दोनों ने सक्सेस मिलने के बाद भी अपने मोमेंटम को नहीं तोड़ा और आगे बढ़ते ही रहे। उनकी हैबिट्स, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की वजह से ही उनका मोमेंटम हमेशा बना रहा। न्यू हैबिट्स और न्यू टारगेट्स को पाने के लिए नया रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बड़ा चैलेंज, उतना ही बड़ा और स्ट्रिक्ट रूटीन होना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि मिलिट्री बूट कैंप कितना मुश्किल होता है, जहाँ पर छोटे छोटे काम को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, जैसे कि अपना बेड खुद से तैयार करना, जूतों को पॉलिश करना, अटेंटिव ढंग से खड़े रहना। ये छोटे छोटे काम सैनिकों का रूटीन बन जाता है और इस रूटीन से उनका काम करने का मोमेंटम बन जाता है। और ऐसे छोटे छोटे काम करने की वजह से ही एक सैनिक आलस से दूर रहता है और हमेशा सतर्क और जंग के लिए तैयार रहता है। जब आपके अंदर रूटीन का मोमेंटम बन जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपके लिए चीजें बाकी लोगों के मुकाबले आसान होती जाएगी। हार्डी आगे बताते हैं कि एक फुटबॉलर हमेशा अपनी किक प्रैक्टिस करने की रूटीन में खुश होता है। फुटबॉलर अपनी एक किक की प्रैक्टिस हजारों बार करता है, लेकिन उसे मालूम होता है कि हजारों बार प्रैक्टिस करने से उसका शरीर और उसके मसल्स सिंक में आ जाएंगे
और आगे चलकर यही उसकी मसल मेमोरी बन जाएगी जो उसे गेम्स में मोमेंटम देने का काम करेंगी। वो आगे कहते हैं कि अपने परफॉर्मेंस को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आपको अपनी रूटीन को भी वर्ल्ड क्लास बनानी होगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल और कभी कभी बेकार भी हो जाती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किसी भी काम के बीच में क्या आने वाला है। यानी ये हो सकता है कि आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तभी कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको अपनी एक्सरसाइज बीच में छोड़कर जानी पड़े। इन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आप दिन की शुरुआत और एंड को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हार्डी आगे बताते हैं कि मैं अपने दिन की शुरुआत एक बढ़िया से प्रोटीन शेक के साथ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पूरे दिन एनर्जी मिलती रहती है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और 10 मिनट बाद बेड छोड़ देता हूँ, और इस 10 मिनट में मैं 3 चीजें करता हूँ। पहला, अपने जीवन में सभी चीजों के लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, थोड़ा सा अजीब लगेगा शायद आपको सुनकर, बट सुबह उठते ही दूसरा काम, मैं लोगों को प्यार और स्नेह भेजता हूँ। मैं किसी भी इंसान के बारे में, चाहे वो मेरा कोई फ्रेंड हो, मेरा रिलेटिव हो, मेरा ऑफिस में कोई काम करने वाला हो या ऐसा कोई भी इंसान, इनमें से किसी भी एक के लिए मैं हाथ जोड़कर गुड विशेस भेजता हूँ। यानी मैं उसके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, उसका आज का दिन अच्छा हो और वो जो भी कुछ करे उसमें उसे सक्सेस मिले। मैं इन चीजों को मेंटल लव लेटर कहता हूँ और इसका असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ता है। और थर्ड चीज, आज मुझे कौन सी 3 चीजें करनी है उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ। हार्डी आगे बताते हैं कि वो अपने दिन का एंड कैश आउट करके करते हैं। यानी जब आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाना खाने के बाद जब आप बिल भरते हैं तो आप एक बार बिल चेक जरूर करते हैं, और बिल भरने के बाद आप अपना सब कुछ, अपना वॉलेट, अपना मोबाइल, अपनी कीज समेट कर संभाल कर अपने साथ रख लेते हैं। ठीक उसी तरह मैंने दिन भर में जो कुछ भी किया है या कुछ सीखा है उसे एक बार जरूर याद करता हूँ, और सोने से पहले मैं कुछ इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल चीजों को पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि जो चीज आपने दिन के एंड में किया है वही चीज दिमाग ज्यादा तेजी से कंज्यूम करता है या फिर सीखता है। हार्डी आगे बताते हैं कि कभी कभी मैं अपनी रूटीन के साथ थोड़ा सा छेड़खानी भी करता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे बोरियत होने लगेगी। ये मेरा खुद का अपना तरीका है और हो सकता है कि ये तरीका आपके लिए सही ना हो। कभी कभी मैं वेट ट्रेनिंग मिस कर जाता हूँ। वही सेम वेट, सेम रेपिटेशन, सेम मूवमेंट्स, इससे मेरे पैशन में थोड़ी सी कमी आने लगती है और मेरा मोमेंटम भी धीमा हो जाता है। इसी मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए मैं एक्सरसाइज में कभी कभी थोड़ा बहुत बदलाव कर देता हूँ। गेटिंग इनटू रूटीन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई इंसान नया नया रूटीन बनाता है तो वो जोश जोश में उस रूटीन को ज्यादा करने लगता है, और नतीजा ये रहता है कि टारगेट से पहले इंसान का रिदम टूट जाता है। सक्सेस के लिए जोश का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका रूटीन लंबे टाइम तक बना रहे तो आप ऐसा रूटीन बनाएं जिसे आप हर दिन, हर मंथ और हर साल कर सके, या जिसे आप जिंदगी भर अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सके, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट सही और रिपीटिंग चॉइसेस का ही नतीजा है। हार्डी ने कंसिस्टेंसी की ताकत के बारे में बताते हुए कहा है कि चाहे कोई इंसान कितना भी बेहतर, पैशनेट और अपनी जिंदगी के टारगेट्स को लेकर कितना भी फोकस्ड क्यों ना हो, अगर उसके अंदर काम को लेकर निरंतरता या कंसिस्टेंसी ना हो तो उसे सफलता नहीं मिल पाती, और अगर सफलता मिल भी गई तो ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रह पाती। तो चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के वे से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने और मैंने एक साथ न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक की फ्लाइट्स ली। आपने हर स्टेट पर अपनी फ्लाइट को लैंड कराया, वहीं मैंने अपनी फ्लाइट को बिना कहीं रुके लॉस एंजलिस की दिशा में लेकर गई। भले ही आपकी स्पीड 500 मील प्रति घंटा और मेरी स्पीड 200 मील प्रति घंटा की ही क्यों ना हो, मैं आपको बड़े ही आराम से हरा सकती हूँ। जब आपने अपनी फ्लाइट को लैंड कराया तब आपने अपने फ्यूल, एनर्जी, टाइम और साथ ही अपने मोटिवेशन को भी खोया, और नतीजा ये हुआ कि आपने अपनी कंसिस्टेंसी और अपना मोमेंटम भी खो दिया।
हार्डी आगे हमें 6 डिफरेंट मेथड्स बताते हैं जिससे हम अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डाल सके। नंबर 1, खुद को सफलता के लिए तैयार करें। हार्डी कहते हैं कि आपको हैबिट्स इस तरह से बनानी चाहिए जो आपकी जिंदगी और आपके लाइफस्टाइल्स में फिट हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके घर से जिम 20 किलोमीटर्स दूर है तो आप जिम ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन शायद आप रेगुलर कभी नहीं हो पाएंगे। सो राइटर आगे कहते हैं कि मुझे ईमेल एडिक्शन है, जिसकी वजह से कई बार मैं अपना कई घंटे का नुकसान भी कर देता हूँ। इसमें सुधार लाने के लिए मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया और इस टाइम टेबल के हिसाब से मैंने दिन में 3 बार ईमेल्स चेक करने का डिसीजन लिया। नंबर 2, थिंक अबाउट एडिशन एंड नॉट सब्सट्रैक्शन। घटाने के बारे में नहीं बल्कि जोड़ने के बारे में सोचें। इस बात को समझाने के लिए हार्डी हमें मशहूर टॉक शो होस्ट मॉल्टन विलियम्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी की वजह से मॉल्टन विलियम्स एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहने लगे थे। विलियम्स ने द एडन प्रिंसिपल को यूज करने का डिसीजन लिया। उनका मानना था कि अपने खाने पीने में चीजें कम करने की बजाय हमें अच्छी चीजों को जोड़ लेना चाहिए। देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी और गहराई वाली सोच है। जब आप किसी चीज में नहीं शब्द का यूज करते हैं तो उसका असर भी नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर मैं आपको किसी काम को करने के लिए मना करूं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है और हम और भी ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए इंक्लाइंड फील करते हैं। एंड हमारे दिमाग में आता है कि ये शख्स हमें इस काम को करने के लिए मना क्यों कर रहा है। इसलिए हैबिट्स को जोड़ने के बारे में सोचें। जब आप आदतों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बुरी हैबिट्स खुद ब खुद धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी एंड आपको न्यू हैबिट्स डेवलप करने में इजी रहेगा। नंबर 3 है PDA, पब्लिक डिस्प्ले अकाउंटेबिलिटी, दैट इज जवाबदेही का सार्वजनिक प्रदर्शन करें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई नेता मंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं तो वो मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ अपना सेंटेंस इस शपथ से शुरुआत करते हैं। शपथ लेने के बाद मंत्री अपने काम की शुरुआत करते हैं और वे ध्यान में रखते हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो अपने हर वादे के लिए जिम्मेदार होंगे और शायद दोबारा कभी उन्हें वोट नहीं मिलेगा। जब आप अपने अंदर इस भाव को लाते हैं तब आप नई हैबिट्स को अपने अंदर अच्छी तरह से डाल सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लेडी को अपने फाइनेंसेस पर काबू करना था, तो इसके लिए उसने अपने हर खर्चे को अपने फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट पर लिखना स्टार्ट कर दिया। जो कि फेसबुक एंड ट्विटर पर उसके सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स उसे फॉलो कर रहे थे, तो उसकी हर स्पेंडिंग पर उनके फ्रेंड्स एंड उनके रिलेटिव्स उन पर एक नजर रख रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने अपने खर्चों पर लगाम लगा ली। उसे लगा कि मुझे अल्टीमेटली इन सब को आंसर देना है एंड जो प्रॉमिस मैंने किया है वो मुझे अपने वर्ड्स पे कमिटमेंट को फॉलो करना है, और इस वजह से काफी ज्यादा हेल्प हुई। 4th स्टेप है सफलता साथी खोजें, दैट इज फाइंड अ सक्सेस पार्टनर। जब आप नई हैबिट्स डालने की कोशिश करें तो आप ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे इंसान को खोजें जो आपकी तरह ठीक उसी हैबिट्स को डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक दूसरे को फीडबैक दें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि दोनों के अंदर धीरे धीरे नए हैबिट्स डेवलप होने लगेंगे। 5th स्टेप है प्रतिस्पर्धा और एकजुटता। जब आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए किसी से फ्रेंडली कंपटीशन करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस हैबिट को तेजी से अपने अंदर डाल सकेंगे। आप फ्रेंडली चैलेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं 30 दिन के लिए एक नई लैंग्वेज सीखूंगा, या फिर एक दूसरे को इस तरह से चैलेंज दें कि सबसे पहले कौन अपना वेट कम करेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि इस चैलेंज को आपको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। 6th स्टेप है जश्न मनाएं, सेलिब्रेट करें। जब आप कभी अपने अंदर नई हैबिट्स डालें तो उसे एंजॉय करें एंड सेलिब्रेट करें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप खुद से ये प्रॉमिस करें कि जब आप न्यू हैबिट्स डेवलप कर लेंगे उसके बाद आप खुद को एक गिफ्ट देंगे या फिर नए हैबिट्स को सेलिब्रेट करेंगे।
इससे आपके अंदर दूसरी नई हैबिट्स डालने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा और आप आसानी से नई हैबिट्स को अपने अंदर डाल पाएंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप कोई नई हैबिट या फिर कोई बुरी हैबिट्स छोड़ें तो उसके लिए पेशेंस रखें। ये हमेशा ध्यान रखें कि पेशेंस इज द की, बिकॉज हम सब ह्यूमंस हैं। हम कोई सुपरमैन नहीं है जो पलक झपकते ही चीजों को बदल सकेंगे। अगर आप कभी न्यू हैबिट्स डालने के टारगेट से भटक जाएं तो घबराएं नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। दोबारा खुद को गिरने से बचाएं और लग जाएं आदत को अपने अंदर डालने के लिए। मोमेंटम बनाना इजी नहीं है, लेकिन जब आप एक बार ये कर लेते हैं तो फिर आगे जो होता है वो अनबिलीवेबल होता है। क्या आपको याद है जब आप बचपन में मैरी गो राउंड झूले पर खेला करते थे? आपके फ्रेंड्स का एक समूह इकट्ठा चढ़ जाता था, इसे वजन से झुकाता था और फिर चिल्लाता था। जब आप गोल झूले को हिलाने के लिए जोर लगाते थे, स्थिर झूले को चलाने की प्रक्रिया शुरू में बहुत स्लो होती थी। फर्स्ट स्टेप हमेशा सबसे मुश्किल होता था। इसे स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में ले जाना आपको थकाना और खींचना होता था। दर्द भरी आवाजें और मुद्राएं भी बनती थी तथा इस प्रयास में अपने पूरे बॉडी की पूरी ताकत लगानी होती थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, ऐसा लगता था मानो आपकी कोशिश से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। फिर लंबे और मेहनत भरे प्रैक्टिस एंड प्रयास के बाद आखिरकार आप इसे थोड़ा गतिशील कर देते थे और इसके साथ दौड़ने लगते थे। हालांकि झूला अब चलने लगा था और आप इसे ढकेलते हुए दौड़ने लगते थे, लेकिन अपनी मनचाही स्पीड हासिल करने के लिए आपको ज्यादा तेज दौड़ते रहना होता था और अपनी पूरी ताकत से इसे अपने पीछे खींचना होता था। आखिरकार सक्सेस। आप कूद जाते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने चेहरे पर हवा के झोंकों का आनंद लेते थे और बाहरी दुनिया को रंगों के झोंकों में बदलते देखते थे। कुछ समय बाद जब झूला धीमा होने लगता था तो आप कूद जाते थे और 1 मिनट के लिए इसके साथ फिर से दौड़ने लगते थे ताकि उसकी स्पीड दोबारा बढ़ जाए, या आप बस इसे 2 अच्छे धक्के दे सकते थे और फिर इस पर कूदकर चढ़ जाते थे। एक बार जब झूला अच्छी स्पीड में घूमने लगता था तो फिर स्पीड हावी हो गई और इसे चलाए रखना इजी हो गया। आपकी लाइफ में चेंजेस करना भी ऐसा ही होता है। आप एक बार में एक छोटे स्टेप्स, एक गतिविधि से प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में प्रगति धीमी होती है, लेकिन जब नई हैबिट शुरू हो जाती है तो कुछ टाइम बाद बिग मो पार्टी में शामिल हो जाता है। इसके बाद आपकी सफलता और परिणाम तेजी से कंपाउंड होते रहते हैं। आपके पुराने तौर तरीके और आपकी पुरानी कंडीशनिंग झूले की निष्क्रियता की शक्ति जैसी है। हर चीज निष्क्रिय बने रहना चाहती है। आपको निष्क्रियता को तोड़ने और नया काम शुरू करने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन एक बार जब आपको स्पीड मिल जाती है तो आपको रोकना मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। हालांकि अब आप काफी कम कोशिशों में काफी ज्यादा रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप बिग मो को अपने पास कैसे इनवाइट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो काम को शुरू करना होता है। आपको वो चीजें करके मैदान में पहुंचना होता है जिन पर हमने अभी तक बातें की हैं। नंबर 1, अपने गोल्स और बुनियादी जीवन मूल्यों पर आधारित नए चॉइसेस करना। नंबर 2, नए पॉजिटिव बिहेवियर्स या गतिविधियों से इन चॉइसेस पर काम करना। नंबर 3, न्यू हैबिट्स को स्टैब्लिश करने के लिए उन स्वस्थ गतिविधियों को पर्याप्त लंबे समय तक दोहराना। नंबर 4, अपने दैनिक अनुशासनों की दिनचर्या और लय बनाना। एंड लास्टली नंबर 5, पर्याप्त लंबे समय तक कंटिन्यूटी बनाए रखना। और फिर बिग मो आपकी लाइफ में एंटर हो जाता है और इसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जब आप अपने डेली रूटीन एंड गोल्स में लेस एक्टिव होने के बारे में सोचते हैं तो डिसकंटिन्यूटी के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जरूर सोचें। ये सिर्फ एक काम का लॉस नहीं है एंड इसके आउटकम्स भी छोटे नहीं होते। इससे आपके पूरे प्रोग्रेस, दैट इज आपका मोमेंटम विद स्पीड का लॉस होता है।
चलिए इसे एक बहुत अच्छे एंड इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक हैंडपंप के बारे में सोचें जो जमीन के कुछ फुट नीचे से पाइप के जरिए पानी निकालता है। पानी को अंडरग्राउंड से ऊपर लाने के लिए आपको हैंडपंप चलाना पड़ता है, जिससे पानी जमीन के ऊपर आकर नल से बाहर निकलता है। जब ज्यादातर लोग चेंजेस का कोई नया प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वे हैंडल को पकड़कर बहुत तेजी से हिलाने लगते हैं। वे हैंडल खींचते जाते हैं और खींचते जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट्स या कुछ वीक्स बाद भी जब उन्हें पानी दैट इज रिजल्ट्स नजर नहीं आता तो वे हैंडल चलाना छोड़ देते हैं। उन्हें ये फील ही नहीं होता कि वैक्यूम बनाने में कितना लंबा टाइम लगता है, जिससे पानी पाइप में चढ़ेगा और अल्टीमेटली नल में से होता हुआ उनकी बाल्टी में आएगा। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन समझदार लोग हैंडपंप का हैंडल चलाते रहते हैं। जो लोग लगन से जुटते रहते हैं और हैंडल चलाते रहते हैं, उन्हें अंत में पानी की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। तब उस टाइम बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि इतने टाइम से हैंडल चला रहे हैं एंड बदले में मिला क्या, पानी की कुछ बूंदें ही। एंड ये रिजल्ट्स देखकर कई लोग हार कर हाथ खड़े कर देंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे, लेकिन समझदार लोग फिर भी जुटे रहते हैं। और यहीं पर मैजिक होता है। अगर आप हैंडल चलाते रहते हैं तो जल्दी ही आपको पानी की मोटी और स्थिर धारा मिलने लगेगी एंड आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जब पानी बह रहा होता है तो आपको हैंडल को पहले जितना ताकत से या जल्दी जल्दी चलाने की जरूरत नहीं होती। दरअसल अब ये काम इजी हो जाता है। आपको तो बस दबाव को स्थिर रखने के लिए लगातार धीरे धीरे हैंडल्स को चलाना होता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट प्रिंसिपल का रिजल्ट, उसका इफेक्ट। अगर आप हैंडल को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तब फिर क्या होता है? पानी दोबारा जमीन के नीचे चला जाता है और आप जहां से तहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर आप हैंडल को आसानी और स्थिरता से कंटिन्यूअसली चलाने की कोशिश करते हैं तो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि बिग मो अब जा चुका होता है। पानी एक बार फिर अपने बेस में पहुंच चुका है। इसे दोबारा ऊपर लाने का अल्टीमेट तरीका यही है कि आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा एंड हैंडल को सचमुच कसकर पकड़कर फिर से दोबारा वही मेहनत शुरू करनी होगी। अब हम में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ भी इसी तरह जीते हैं। हम एक नया बिजनेस शुरू करते हैं और फिर वेकेशंस में, हॉलिडे में या फिर चिल करने के चक्कर में इस काम को करना छोड़ देते हैं और इसकी वजह से हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और एंड में वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सो आई होप कि इस चैप्टर और इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि मोमेंटम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी की क्या वैल्यू है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। दिस ऑडियो बुक इज ब्रॉट टू यू बाय एस्थेटिक नरेटर एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 5 इन्फ्लुएंसेस, प्रभाव। गाइस, आई होप कि अब तक हमने ये समझ लिया होगा कि आपके लाइफ में चॉइसेस का अपना कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी चॉइसेस जब कंपाउंड होती है तो आगे चलकर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर डालती है। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में ये भी डिस्कस किया कि आप अपनी लाइफ के अच्छे बुरे के लिए 100% खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका बिहेवियर आपकी हैबिट्स हैं एंड चॉइसेस वो सब बाहरी ताकत या एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंसेस को समझना होगा और उसे कंट्रोल करना होगा। ऑथर डैरन हार्डी कहते हैं कि सभी लोग 3 तरह के इन्फ्लुएंस से प्रभावित होते हैं। नंबर 1 इनपुट, दैट इज कचरा अंदर कचरा बाहर।
दैट मीन्स जो आप दिमाग में भरेंगे, दिमाग आपको पलट के वही देगा। नंबर 2 है एसोसिएशन, यानी आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप कैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आपकी फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ है, ये आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालता है। एंड थर्ड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब हुआ आपके आसपास का माहौल कैसा है। ऑथर आगे बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशन से भरपूर खाने का सेवन करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करे और आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स आए, तो पहले उसके लिए आपको अपने दिमाग में अच्छे थॉट्स डालने होंगे। आप हमेशा अगर गॉसिप करते रहेंगे, दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें करते रहेंगे, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताएंगे, तब आप खुद देखेंगे कि आपके दिमाग की काम करने की क्षमता कम होती जाएगी। राइटर आगे बताते हैं कि हमारा दिमाग का सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है सर्वाइवल। आप अक्सर देखेंगे कि किस तरह से न्यूज़ चैनल आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग करते हैं। वो आपको अक्सर डिफरेंट डरावनी नेगेटिव न्यूज़ दिखाकर आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आप खुद ही फील करेंगे कि उस नेगेटिव न्यूज़ को देखकर आपके दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। आपके थॉट्स में नेगेटिविटी बढ़ती ही चली जाएगी। आपका दिमाग डर, हेट्रेड और जेलिसी से भरा रहेगा। आपने ऐसा भी देखा होगा कि टीवी पर कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की कमर्शियल्स या एड्स बार बार आते हैं जिनके बिना भी हमारी लाइफ अच्छी तरीके से चल सकती है, लेकिन वो एड बार बार दिखाकर ये बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। आप पूरी तरह से कुछ कमर्शियल्स या एडवर्टाइजमेंट के गिरफ्त में आ जाएंगे और रिजल्ट ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट पर अपना पैसा स्पेंड कर चुके होते हैं। ज्यादातर कंपनीज इस तरह से लोगों के दिमाग से खेलती है। हमारा दिमाग एक खाली ग्लास की तरह होता है, आप उसमें जो भी भरेंगे वो उसमें समा जाएगा। आप अपने दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो आपको दिमाग हर चीज नेगेटिव ही दिखाएगा। जैसे ग्लास में गंदा पानी डालने से पानी साफ नहीं हो जाता, वो गंदा ही रहता है। लेकिन हाँ, ग्लास में भरे गंदे पानी को निकालकर उसमें साफ पानी भी भरा जा सकता है, या फिर आप ग्लास में एक गंदे पानी को फिल्टर भी कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने आप को नेगेटिव सोच से बचाने के लिए मैं रोजाना मॉर्निंग एंड इवनिंग 30 मिनट्स तक नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ। राइटर आगे बताते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिव पोस्ट्स आती रहती है। आप उन पोस्ट्स को हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम कम ज़रूर कर सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि जिन लोगों से आप रेगुलरली जुड़े हुए होते हैं उन्हें रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सोशल फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड मैकलैंड के अनुसार 95% हमारी जिंदगी की सक्सेस और फेलियर हमारी रेफरेंस ग्रुप पर डिपेंड करती है। हम जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम ऑलमोस्ट उनके जैसे ही होते चले जाते हैं, जैसे कि हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, बिहेवियर वाइज एंड आपकी सोच तक उनकी जैसी ही होती जाती है। जिसको आप ज़्यादा टाइम देते हैं, आप देखेंगे कि वो जैसा खाते पीते हैं, बोलने का उनका जो तरीका होता है, उनके रीड करने का तरीका, यहाँ तक कि ड्रेसिंग सेंस का तरीका, आपके रेफरेंस ग्रुप या फ्रेंड सर्कल का जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही आप भी धीरे धीरे होते चले जाते हैं। यहाँ ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप उन 5 लोगों का नाम लिखें जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और उन सब के नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लें। वो 5 लोग आपके भाई, आपके लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके साथ काम करने वाले आपके लोग, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में मैटर करता हो या आपके आसपास ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो। आप उनकी हेल्थ के बारे में लिखें, उनके बैंक बैलेंस के बारे में लिखें, दूसरों से कैसा बिहेव करते हैं उनके बारे में लिखें।
जब आप ये सब कुछ कर लें तो फिर आप खुद से पूछें कि क्या ये लिस्ट आपके लिए सही है। आप अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उसके लिए ये लिस्ट फिट बैठ रही है या नहीं। राइटर आगे बताते हैं कि मशहूर अमेरिकी एंटरप्रेन्योर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच जिम रॉग के मुताबिक एसोसिएशन को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर 1 एसोसिएशंस, नंबर 2 लिमिटेड एसोसिएशंस एंड नंबर 3 एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। So let's discuss 3 of them. Number 1 एसोसिएशंस। आप अपने बच्चों को बुरी संगत से बचा सकते हैं। अगर आपको मालूम हो कि आपके बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ मस्ती कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ऐसे लोगों के साथ घुल मिलकर आपका बच्चा किस तरह का बन जाएगा या फिर किस तरह से बिहेव करेगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चों को उस संगठन से बचा सकते हैं, उस एसोसिएशन से बचा सकते हैं। एग्जैक्टली यही चीज आप पर भी लागू होती है। आपको पहले से ही पता होता है कि आप जिनके साथ घूम रहे हैं वो आपके लिए सही लोग हैं या नहीं, या जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हैं वो आपको आपकी जिंदगी के गोल्स को पाने में हेल्प करेंगे या नहीं। जब आप इस चीज का सही आकलन कर लें तो आपको जरूरत है कि आप अपने और उन फ्रेंड्स या रेफरेंस ग्रुप के बीच में एक डिस्टेंस बना लें। आप देखेंगे कि जब आप ऐसी दूरी बना लेंगे तो वो लोग आपको क्वेश्चन करेंगे और आपसे शायद लड़ भी लें, खास तौर पर वो जो आपके बहुत ज्यादा करीब हों। वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि वो आपसे बहुत लगाव या बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं आप तरक्की ना कर जाएं और उन्हें अपने चॉइसेस को लेकर भी पछतावा होता है। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि आपका हर क्लोज इंसान इसी तरीके से रिएक्ट करे। उसमें से कुछ लोग होंगे जो अपनी लाइफ भी इम्प्रूव करना चाहेंगे और ऐसे लोग आपके साथ साथ आपके इन प्रैक्टिस को भी फॉलो करेंगे एंड उसके साथ वो अपनी लाइफ भी चेंज करने के लिए आपसे एसोसिएटेड रहेंगे। सेकंड कैटेगरी है लिमिटेड एसोसिएशन की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ 3 घंटे का टाइम बिताते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप सिर्फ 3 मिनट्स टाइम स्पेंड करते हैं। आप हमेशा याद रखें कि एसोसिएशंस के इन्फ्लुएंसेस में बहुत जबरदस्त ताकत होती है। आप जिनके साथ चल रहे हैं, अगर उनकी गति तेज है तो आपकी भी गति तेज होगी, और अगर उनकी गति स्लो है तो आप भी स्लो ही चलेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने रेफरेंस ग्रुप से कितना इन्फ्लुएंस होना है और किस हद तक होना है। आपको खुद पर ये लगाम लगानी होगी कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता या इस हद से ज्यादा इस पर्सन से या इस ग्रुप से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिनके साथ आप 3 मिनट्स का टाइम बिताते हैं उनके साथ आप 3 घंटे का टाइम ना बिताएं। थर्ड कैटेगरी है एक्सपैंडेड एसोसिएशंस की। आप ऐसे लोगों से जान पहचान बनाएं और दोस्ती करें जिनके अंदर अच्छी हैबिट्स हो और जो आपकी जिंदगी के डायरेक्शन को सही जगह पर लेकर जा सकें। आप उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई हेल्थ क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर काफी सारा डिफरेंस आ रहा है और लाइफ को लेकर आपका नजरिया बदलता जा रहा है। आपके अंदर कई सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी आ रही है और अपनी हैबिट्स को डिस्कस करके आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ टीम बनाएं या फिर जुड़ें जिनका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो अगर आप इस तरह से पूरी तरीके से कमिटेड और डेडिकेटेड रहेंगे तो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ जरूर दिखेगा। आप ऐसे लोगों को चूज कर सकते हैं जिन पर आपको पूरा यकीन हो और जो आपके प्रति ऑनेस्ट हो, यानी जो भी आपके अंदर कमियां हो उसे वो बताए और साथ ही साथ उन कमियों को दूर करने के लिए भी आपका साथ दे। वो आपका बहुत पुराना फ्रेंड हो सकता है, वो एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको उतने अच्छे से नहीं जानता। आपका मकसद सिर्फ ऑनेस्टी से कमियों को पूछना और बताना और उन कमियों को सुधारना है।
हार्डी ऐसे ही अपने एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अपने पुराने दोस्त लैंड एंड टेलर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं और टेलर हर फ्राइडे को फोन पर अपने हफ्तों भर की ग्रोथ का डिस्कशन करते थे। इस डिस्कशन में वो अपनी जीत, अपनी हार, क्या नया सीखा, कौन सी बुरी हैबिट्स में सुधार लाना है, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशंस एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इसके साथ ही हम आने वाले वीक्स के लिए अपने ग्रोथ प्लान्स को भी डिस्कस करते थे। मैं टेलर को उसकी कमियों के बारे में बताता हूँ और उसकी तारीफ भी करता हूँ, और ठीक इसी तरह टेलर भी मेरे साथ यही करता है। इस प्रोसेस में हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहते हैं और हम लोग एक दूसरे के ग्रोथ प्लान्स का रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं। वो आगे बताते हैं कि कभी कभी ऐसा करने में वो लोग भूल जाते हैं या इस प्रोग्रेस को शेयर करना भूल जाते हैं। तब ऐसे में दोनों में से कोई एक दूसरे को कॉल करके ये याद दिला देता है। कॉल के एंड में फिर वो दोनों एक दूसरे को अगले वीक का टास्क और एजेंडा भी दे देते हैं। हार्डी आगे कहते हैं कि हमें कभी भी मेंटरशिप में इन्वेस्ट करने से नहीं हिचकना चाहिए। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों के बारे में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि सक्सेसफुल लोग कभी भी मेंटोर रखने से नहीं घबराते और मेंटरशिप में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे बिल गेट्स ने स्टॉक्स और ट्रेडिंग के लिए अपना मेंटोर वॉरेन बफेट को माना है। वो कहते हैं कि मेंटरशिप विरासत की तरह होती है, यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। यानी आज अपने मेंटरशिप के जरिए जो भी कुछ सीखा है उसको आप कल किसी और को सिखाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को कभी रोकना नहीं चाहिए। लाइफ का यही गोल होना चाहिए, सीखना और सिखाना। लेकिन हार्डी आगे कहते हैं कि हमें खुद का एक पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइजर डेवलप करना चाहिए। वो कहते हैं कि इस प्रोसेस के लिए मैंने कुछ लोगों को उनके फील्ड में उनके करियर के हिसाब से अपने पर्सनल बोर्ड एडवाइजर में रखा है। ऐसा करने से मुझे ये फायदा हुआ कि वे मेरी छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और मुझे मेरे शॉर्टकमिंग्स को रूबरू भी कराते हैं। आप भी अपने फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाएं और उन्हें खुद का बोर्ड ऑफ एडवाइजर बनाएं। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड जिसे फाइनेंस की अच्छी नॉलेज हो, उससे आप अपने फाइनेंस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक उसी तरह आपका कोई फ्रेंड जो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो और जो रोजाना जिम जाता हो, उससे आप अपने हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं और अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। जब आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट रहता है या आपके आसपास अच्छा माहौल रहता है, तब आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप अपने गोल्स के लिए एनवायरनमेंट बनाते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको वही मिलता है जो आप टॉलरेट करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि आपको वही मिलता है जो आप एक्सेप्ट करते हैं। ये फंडा लाइफ के हर पहलू, हर रिलेशन पे काम करता है, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। अगर आप बेइज्जती सहेंगे तो आप हमेशा बेइज्जत होते रहेंगे। अगर आप लोगों को काम पर लेट आने के लिए इग्नोर करते रहेंगे तो वे हमेशा ही लेट आते रहेंगे। अगर आप हमेशा अंडरपेड काम करेंगे तो हमेशा लोग आपको अंडर पे ही करेंगे। और अगर आप अपने वजन को बर्दाश्त करेंगे तो आप कभी भी स्लिम नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि वो दूसरों के बिहेवियर के विक्टिम हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे अंदर इतनी पावर होती है कि हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। आप अपनी इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल स्पेस को हमेशा बचा सकते हैं। इसका समझौता करने से बचें और तभी आप पीसफुल एंड हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। This audiobook is brought to you by Aesthetic Narrator, and now let's move on to the next chapter. Chapter 6 Acceleration, गति बढ़ाना। हार्डी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि जब मैं लॉस वेला, कैलिफोर्निया में रहता था तो मुझे एक्सरसाइज और विल पावर के एग्जाम्स लेने में मजा आता था।
इसके लिए मैं अपने साइकिल पर रेगुलरली माउंट सोल्डेड की सीढ़ी चढ़ाई चढ़ता था। किसी सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ पर साइकिल चलाने से ज्यादा दर्द भरी और कष्टकारी चीजें बहुत कम है, और वो भी बीच में बिना रुके। बीच में किसी पॉइंट पर आप दीवार से टकराते हैं और आपका सामना अपने सच्चे इंटरनल कैरेक्टर से होता है। अचानक आपके बारे में पहले सोची गई धारणाएं और विचार हट जाते हैं और आपके सामने सिर्फ क्रूड रियलिटी बचती है। आपका मन सभी तरह के आरामदेह बहाने खोजने लगता है कि रुकना क्यों जरूरी है। तब आपके सामने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक सामने आता है। क्या आप दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हैं या फिर आप अखरोट की तरह तड़क जाते हैं और हार मान लेते हैं? हार्डी आगे कहते हैं कि हम मन ही मन में खुद की एक अच्छी इमेज बना लेते हैं और जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जो आपके अंदर के कैरेक्टर को बाहर निकालते हैं, और कई ऐसे पल या मोमेंट भी होते हैं जहां पर आप गिव अप करने को भी सोचते हैं। ऐसे मुश्किल मौके पर आपको लगता है कि जो आपने अपने बारे में सोचा था या जो इमेजिनेशन आपने अपने बारे में बनाई थी, वो सब एक गलतफहमी थी, वो सब एक दिखावा था। इसी को हम सच का सामना करना कहते हैं। दैट इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ कहते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ, अपने इनर कैरेक्टर एंड अपने विल पावर का टेस्ट लेते हैं, तब ऐसा भी मौका आता है जहां आपको अपनी सच्ची नीयत का पता चलता है, जहां आपको अपने मोमेंट ऑफ ट्रुथ से सामना करना पड़ता है। और यही मोमेंट ऑफ ट्रुथ बताता है कि आप बाकी जनरल लोगों से अलग हैं और आगे आप क्या बनने वाले हैं। कोई भी मेडल जीतने वाले और मेडल जीतने पर ताली बजाने वालों के बीच में बस मोमेंट ऑफ ट्रूथ का ही फर्क होता है। फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में बताते हुए हार्डी कहते हैं कि मोहम्मद अली ना सिर्फ अपनी स्पीड और एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी के लिए भी फेमस है। इसलिए लोगों ने बॉक्सर की लिस्ट में सबसे ऊपर उन्हें रखा है। 30 अक्टूबर 1974 को अली ने हेवीवेट चैंपियन का खिताब दोबारा जीता था, वो भी जॉर्ज फॉरमैन को हराकर। हालांकि इस मैच में जॉर्ज स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। अली ने उन्हें हराकर बॉक्सिंग के खेल में सबसे बड़ा उलटफेर किया था। किसी को भी इस मैच में मोहम्मद अली के जीतने की उम्मीद नहीं थी। इस मैच के लिए अली ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई थी और इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक अली 7 राउंड तक रस्सियों पर टिक जाते थे और अपना चेहरा बचाते थे, जबकि फोरमैन सैकड़ों मुक्के बरसाते रहते थे। 8वें राउंड तक फोरमैन थक जाते थे, वो अपनी दीवार तक पहुंच जाते थे। जैसे ही अली ने ये देखा, उन्होंने सेंटर रिंग में एक जोरदार प्रहार से फोरमैन को धूल चटा दी और अपने कड़े पंच से उन्हें नॉकआउट कर दिया। हार्डी कहते हैं कि हमने कई बार डिसिप्लिन और बिहेवियर की बातें की और जाना कि कैसे ये दोनों जब कंपाउंड होते हैं तो एक बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने रिजल्ट को और बेहतरीन कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए वो हमें मशहूर बॉडी बिल्डर एंड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं। अर्नोल्ड ने वेट ट्रेनिंग के लिए एक अनोखा तरीका दिया था जिसे चीटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। अर्नोल्ड का मानना था कि ट्रेनिंग के दौरान जब आप परफेक्ट फॉर्म में लिफ्ट करते हैं, तब आपकी रिस्ट को, कलाई को थोड़ा सा एडजस्ट करके और पीठ के सहारे टेप लगाकर आप लिफ्ट मारने में बेईमानी कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आप 6 से 7 रेपिटेशन और बढ़ा सकते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि आप अपने काम करने के तरीके को समझें और उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। हार्डी हमें बताते हैं कि आप खुद को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनाएं और ऐसा करके आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा।
रिजल्ट को मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका है कि जितने लोग आपसे उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप करके दिखाएं। हालांकि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें ऐसा करके क्या फायदा होगा, बट ऑथर कहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करते हैं तो बदले में आपने जितनी उम्मीद की होती है उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न में मिलता है। ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि अपनी वाइफ को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए मैंने उनके फादर से उनका हाथ मांगने की बजाय मैंने उसके फादर के लिए पोर्चुगीज लैंग्वेज में एक स्पीच रेडी की, क्योंकि मेरे वाइफ के फादर इंग्लिश में थोड़े कच्चे थे। उन्होंने इस स्पीच की बहुत प्रैक्टिस की और वर्ड टू वर्ड इसे हजारों बार बोला। इसके लिए उन्हें अपनी वाइफ की बहन की भी हेल्प लेनी पड़ी। किसी तरह से उन्होंने ये स्पीच अपने होने वाले ससुर के सामने बोली और उनकी स्पीच को सुनकर वे बहुत ज़्यादा शॉक हुए और उनसे बहुत ही खुश भी हुए और एंड में उन्होंने हाँ कर दी। हारी कहते हैं कि मैं यहीं पर नहीं रुका। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी पत्नी के 5 बड़े भाइयों के लिए भी सरप्राइज रेडी किए और उनसे भी शादी की परमिशन ली। सबको मेरा ये सरप्राइज बेहद पसंद आया। मेरे वाइफ के लिए ये बहुत ज्यादा मैटर किया क्योंकि मैंने उनके पिता और उनके भाइयों का आदर किया था। जब हम किसी को उसकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं या फिर कोई हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा देता है तो उसे हम वाव फैक्टर कहते हैं। उम्मीद से ज्यादा करने में या देने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, हाँ, लेकिन इसे करने से आपको अपना रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हुए जरूर दिखता है। जब आप अपने कस्टमर सर्विस, अपने साथ काम करने वाली टीम, अपने लाइफ पार्टनर की तारीफ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जैसी छोटी छोटी चीजों में उम्मीद से ज्यादा एफर्ट करते हैं तो आगे चलकर आपको ये एफर्ट कंपाउंड होते हुए मिलता है। हादी कहते हैं कि मुझे भेड़ चाल बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं लोगों से अलग दिखूं। मेरी स्ट्रैटेजीज लोगों से अलग हो और जो भी चीज कॉमन हो या ऑर्डिनरी हो उसका यूज मैं ना करूं। हालांकि ऑर्डिनरी होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा गोल सिर्फ हर चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का है। जैसे कि सभी लोग क्रिसमस के दौरान क्रिसमस कार्ड्स एक दूसरे को भेजते हैं। क्योंकि ये चीज सभी लोग क्रिसमस में करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा हटकर दूसरी चीज का ऑप्शन चूज किया। मैं एक क्रिसमस कार्ड की जगह लोगों को थैंक्स गिविंग कार्ड भेजने लगा। मेरी तरफ से जब किसी को थैंक्स गिविंग कार्ड्स मिलते हैं तो उसके दिमाग में एक बार मेरा ख्याल जरूर आता है कि वो बाकी लोगों से हटकर मेरे बारे में जरूर सोचते हैं। वो कहते हैं कि उनकी तरफ से जब भी किसी को थैंक्स गिविंग कार्ड रिसीव होता है तो वो उनके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है और इसलिए उस कार्ड की वैल्यू बाकी कार्ड्स की वैल्यू से ज्यादा होती है। हार्डी कहते हैं कि हमें अपनी उम्मीदों की लाइन को समझनी चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे लोगों ने जो उम्मीद बांध रखी है उसे अच्छी तरह से समझें और फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा करें, चाहे वो छोटी चीजें हो या फिर बड़ी। आप ऐसे छोटे एफर्ट्स लेकर बाकी लोगों से अलग बन सकते हैं। हार्डी सजेस्ट करते हैं कि हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए जहां पर हम अपनी लाइफ में हर जगह, हर एस्पेक्ट, हर डायमेंशन में जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकते हैं उसे लिस्ट डाउन करें। वो कहते हैं कि आप अक्सर सोचते होंगे कि मैं आपको लिखने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी छोटी से छोटी चीज लिखना पसंद नहीं करता। आप डायरी या किसी नोट्स में लिखकर खुद को दूसरों से अलग कर सकते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज को एग्जीक्यूशन के बिना सीखने का कोई मतलब नहीं है। एक्शन के बिना मोटिवेशन का कोई वजूद नहीं है। जब तक आप किसी चीज पर अमल नहीं करेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कंपाउंड इफेक्ट आपकी लाइफ को बेहतरीन तभी बनाएगी जब आप इसको अपनी जिंदगी में उतार लेंगे। सिर्फ इसे पढ़ लेने से, सुन लेने से और समझ लेने से ये आपकी जिंदगी में नहीं उतरेगा।
जब भी आपको लगे कि आपकी छोटी लेकिन बुरी हैबिट वापस आपकी लाइफ में आ रही है, तब फिर से आप इस ऑडियो सीरीज को सुन सकते हैं और कंपाउंड इफेक्ट के प्रोसेस को दोबारा समझ सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट किसी भी टाइम शुरू किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल करके आप पीछे मुड़कर अपने 5 सालों के सफर को देखेंगे, तब आप अपने आप को बिल्कुल नया और बदला हुआ पाएंगे। So yeah guys, with that we have come to the end of this video. I hope कि आज के मेरे ये efforts आपको पसंद आए होंगे। आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया हमारी आज की बुक The Compound Effect, which was written by Darren Hardy and narrated to you by Aesthetic Narrator. So मेरी ये ऑडियो बुक सीरीज की समरी आपको कैसी लग रही है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स थोड़े भी जेन्युइन लगे हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड जाने से पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज आपको ऐसे यूजफुल हेल्पफुल कंटेंट जिसमें वैल्यू एडेड स्टफ आपको रेगुलरली यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऑडियो बुक में। Till then, take care of yourself, and Aesthetic Narrator signing off.